दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार आए हुए हैं और मैं कुछ थ्योरीज को भी बताऊंगी, उनको भी पढ़ के जाइएगा। तो एक्चुअली में उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इधर उधर से ढूंढें, इससे अच्छा मैंने सोचा एक साथ में ही बना दूं। और ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो ज़रूर होगी बट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इन क्वेश्चन को भी आप करके चले जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन ना आपको 6 पेजेस का करना होता है और अगर इससे कम पेजेस का करते हैं तो आप बात बनती नहीं है ना। और प्लस आपका जो प्रेजेंटेशन है, यानी आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। यानी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप शॉर्ट क्वेश्चन कितना भी करेंगे तो जब आप जो क्वेश्चन है हमारे लॉन्ग, जब 6 पेजेस के आप कर देंगे तो आप उतना नहीं लिख पाएंगे और ऑलरेडी आपका आधा टाइम जा चुका होगा। तो अगर आप नहीं आप लिख चुके हैं 6 पेजेस के, तो आप 2.5 पन्ने का भी, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहला शॉर्ट आप कर देंगे 3 पेजेस का एंड बाकी सारे आप 2.5 पेजेस के कर देंगे। ठीक है, इतना टाइम होता है, आप आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन आपको स्पीड अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन 6 पन्ने का नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 पेजेस का भी कीजिए, लेकिन उससे कम का मत कीजिए। क्योंकि 80 मार्क्स वाले में क्योंकि शुरुआत के हमारे जो 3 पेपर हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन एंड लर्निंग एंड टीचिंग, तो ये सारे जो हमारे पेपर्स हैं ना वो 80 मार्क्स के हैं। तो आप 5 पेजेस से कम का लॉन्ग मत कीजिए, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब लॉन्ग होता है। ओके, तो फिर आप फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लेंगे तो मैं वादा कर सकती हूँ कि इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या फिर हो सकता है आपको जो चॉइस है, चॉइस में 2 के 2 क्वेश्चन आपको फंस जाएं, क्योंकि ऑलरेडी फंसेंगे, मैं ये बात भी अच्छे से जानती हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा आया है वो 2016 में भी आया है, 18 में भी आया है, 19 में भी आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया है और ये वाला क्वेश्चन हमारे जो पेपर है उसका भी नाम है कि बाल्यावस्था विकास की परिभाषाएं दीजिए, विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये करना है, यानी 3 बार आया हुआ है। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के फलस्वरूप ही बालक विभिन्न प्रकार की अवस्था से गुजरता है और उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है। यह परिवर्तन विकास की अवस्था में कब और क्यों होता है, इन सभी का अध्ययन आज हम बाल विकास, इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। देन आप डालेंगे बाल विकास का अर्थ। ये आप उससे पहले लिखेंगे, मैंने थोड़ा किचपिच कर दिया क्योंकि मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो फिर आप डालेंगे बाल विकास का अर्थ। उसके बाद आप परिभाषा में डालेंगे सबसे पहले वर्ग के अनुसार बाल विकास का वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। इसी प्रकार देखिए, अगर आपको परिभाषा यानी डेफिनेशंस याद नहीं रहती तो एटलीस्ट आप जो लिखने वाले हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनको नाम याद कर लीजिए। और कुछ ना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं तो ना लोगों को उनकी डेफिनेशन याद भी होती है एग्जामिनर को। तो बेहतर है आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जैसे वर्क हैं और लिंडाबर्ग और क्रो एंड क्रो हैं, तो इनकी डेफिनेशंस ना कभी कभी याद रह जाती है एग्जामिनर को। तो अगर बेहतर होगा कुछ आप याद करके जाएं और कुछ के नेम याद करके जाएं, तो अगर 1-2 आप बना के भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के और इतना तो कठिन भी नहीं है, आप आराम से आसान सी भाषा में लिखा हुआ है, आप पढ़ के एक बार एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1-2 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि उन्हीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेटमेंट कभी बदलते नहीं हैं। किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। उसी प्रकार हम जेम्स ड्रेबर की बात करें तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार हम आइजेंग की बात करेंगे तो बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हार्ड लॉक की अगर हम बात करें तो आज बालक विकास को मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। मानव
थोड़ा सा पैरा चेंज करके लिखेंगे कि मानव का विकास यद्यपि जीवन पर्यंत चलता रहता है, परंतु बाल विकास विषय में परिपक्वावस्था तक होने वाले विकासों का अध्ययन किया जाता है। हार्लॉक ने एक और डेफिनेशन दी है, आप जितना सजा सकते हैं, और आप इनमें कलर्ड पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेन से आप मनोवैज्ञानिक का नाम दे सकते हैं, ब्लू पेन से आप पूरी हेडिंग लिख सकते हैं, उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं डेफिनेशंस में, और कलर्ड पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बीच बीच में इंग्लिश में भी कुछ देंगे डेफिनेशंस वगैरह तो भी बहुत अच्छी लगती है कॉपी लिखी हुई। कह रहे हैं 1990 में ये एक और है हार्लॉक की कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि द नेम चाइल्ड साइकोलॉजी वॉज चेंज्ड टू चाइल्ड डेवलपमेंट टू एम्फसाइज दैट द फोकस वॉज नाउ ऑन द पैटर्न ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट रेदर देन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बाल विकास के उपागम। इसमें आप लिखेंगे बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपागमों तथा विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। उसके बाद आप उपागमों के अंतर्गत डालेंगे प्रयोगात्मक उपागम। इस उपागम में एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है या विशेष परिस्थिति में व्यक्ति व्यवहार को किस प्रकार अभिव्यक्त करेगा, इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो आता है दैहिक उपागम। दैहिक उपागम के अंतर्गत आता है नाड़ी संस्थान प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी जो हमारे तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं, ये क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक रूप से भी हो सकती हैं। गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशुओं से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन हम दैहिक उपागम के अंतर्गत करते हैं। विकासात्मक उपागम गर्भधारण से युवावस्था तक विकास के क्रमिक परिवर्तनों में एक निरंतरता होती है, फिर भी विशिष्ट समुच्चय कई विकास अवस्थाओं में निर्मित होते देखे गए हैं। इन्हीं समस्याओं को सुलझाने में विकासात्मक उपागम उपयोगी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व संबंधी उपागम। बालक का प्रत्येक व्यवहार उस बालक के व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है। जन्म से ही व्यक्तित्व निर्माण प्रारंभ हो जाता है। व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर ही व्यक्तित्व के समायोजन, अभिवृत्ति और आदतों आदि के संबंध में विचार किया जा सकता है। देन उसके बाद आता है विशिष्ट अध्ययन उपागम। इसमें अगर हम देखें तो बाल विकास मनोविज्ञान का विकसित रूप है। विकासात्मक प्रगति वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यह समकालीन अध्ययन प्रणाली और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली पर आधारित है। उपागमों के बाद हम देखेंगे बाल विकास की प्रगति। आप एक हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे, या फिर आप उनके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, या आप कलर्ड पेन से दे सकते हैं, या आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बाल विकास की प्रकृति की बात करें तो बालक के स्वभाव को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। बालकों के शिक्षण और शिक्षा की दृष्टि को समझने से महत्वपूर्ण होता है। बालकों के विकास को समझने की दृष्टि से, बालकों के लिए प्रभावी वातावरण बनाने की दृष्टि से, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने की दृष्टि से, बालकों के व्यवहार के नियंत्रण की दृष्टि से, निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से, पूर्व कथन की दृष्टि से, सुखी एवं समृद्ध जीवन की दृष्टि से। अब बाल विकास के अर्थ की बात करें तो बाल, क्योंकि अब हम विकास को बताएंगे, क्योंकि हमें विकास के सिद्धांतों को भी एक्सप्लेन करना है। अभी तक हमने बाल विकास के बारे में बता दिया, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में बाल विकास के बारे में पूछा था, तो आपको बाल विकास के बारे में जितना भी पता होगा पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन उन्होंने सिद्धांतों के बारे में पूछा है तो हम पहले विकास को एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद उसके सिद्धांतों को एक्सप्लेन करेंगे। विकास सार्वभौमिक होता है, यह जन्म से जीवन पर्यंत चलता है। यह केवल शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रमिक परिवर्तन की उत्पत्ति विकास है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम कहेंगे विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा के सिद्धांत में बालक का विकास दो रूपों में होता है। एक तो सिर पदोन्मुखी होता है, एक समीपस्थ दूरस्थ विकास होता है। सिर पदोन्मुखी में बच्चे का विकास सिर से पैर तक की ओर होता है। इसमें बालक का सिर पहले विकसित होता है तथा सबसे अंत में पैर, और बालक के जन्म के कुछ समय बाद से ही सर्वप्रथम उसके सिर को उठाने का प्रयास करता है, फिर हाथों और फिर 9 महीने की आयु में घसीटकर चलते लगता है। परंतु पैर का विकास सबसे अंत में होता है, और यही समीपस्थ दूरस्थ की स्थिति में बालक का विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है। पहले हृदय रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर वह अपने संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण पाता है। दूसरा इसका सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत है कि विकास अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे पहले से ही चलती रहती है, परंतु इसकी गति में बदलाव आते रहते हैं। अर्थात कभी विकास तीव्र गति से होता है तो कभी निम्न गति से होता है। तीसरा इसका है सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी सब अलग अलग हैं।
इस सिद्धांत के अनुसार विकास प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होता है। दो व्यक्तियों में एक समान विकास प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती। जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा पैदा होता है तो वह आगे जाकर भी लंबा व्यक्ति ही बनता है। एक ही उम्र के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो विकास क्रम का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है, अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्तियों के इशारों को समझकर अपनी प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि बालक पहले स्मृति स्तर से सीखता है, फिर बोध स्तर से सीखता है और फिर क्रिया करके सीखता है। परस्पर संबंध के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में एक प्रकार का संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो समान प्रतिमान का सिद्धांत जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का उचित विकास किसी विशेष जाति के आधार पर होता है। जैसे व्यक्ति या पशुओं का विकास अपनी अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर के अनुसार होता है। वंशानुक्रम के सिद्धांत की बात करें, जो 7वां है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास उसके वंश के अनुरूप होता है, अर्थात जो गुण बालक के पिता दादा में होते हैं वही गुण उनके शिशुओं में हैं। जैसे अगर उनके वंश में सभी की लंबाई ज़्यादा होती है तो होने पर बालक या बच्चा जो है वो भी लंबा होगा। पर्यावरणीय सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत वंशानुक्रम सिद्धांत के अनुरूप है। यह मानता है कि व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है, अर्थात पर्यावरण जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास भी उसी की ओर होगा। मैं इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन आप लोगों तक एक वीडियो के माध्यम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच पाए, मैं यही कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर हम बात करें तो देखिए थ्योरी की अगर हम बात करें तो 3 थ्योरी अब तक आई हैं, एक तो वेंड्यूरा की, एक तो वाइगोत्स्की की और एक हमारी आई है जीन पियाजे की। जीन पियाजे की थ्योरी आती ही है, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ये मतलब लिख के ले लीजिए कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पियाजे की थ्योरी आएगी ही आएगी। तो मैंने अपनी जो ये वाली जो प्लेलिस्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाली, तो उसमें मैंने वाइगोत्स्की को भी पढ़ा है और मैंने वेंड्यूरा को भी पढ़ा है और भी कई सारी थ्योरीज, जितनी भी थ्योरी हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में मैंने पढ़ा रखी हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि पियाजे की थ्योरी को आपको एक बार फिर से बता देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आया है। ठीक, अभी तो मैंने यहाँ पर 2 बार लिख रखा हुआ है। ठीक है, 2016 और 19 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 में भी देखने के लिए मिला था। अगर बात करें तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की महत्वपूर्ण संप्रत्यय और पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ का विवेचन कीजिए। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पियाजे के बारे में बताएंगे। जीन पियाजे जो कि सृजनात्मकवादी हैं, स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं। कब हुआ था तो 9 अगस्त 1896 को, मृत्यु को हुई थी 16 सितंबर 1986 को 84 वर्ष की उम्र में। 22 वर्ष की आयु में इन्हें जंतु विज्ञान यानी डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो बेहतर होगा। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 1920 में पेरिस की वेनिट लेबोरेटरी में इन्होंने काम किया था। क्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। बाल विकास का अध्ययन अपनी ही 3 संतानों पर किया था और प्रेक्षण करते हुए आरंभ किया था। ठीक है, इनकी कुछ बुक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड इन्होंने 1913 में लिखी थी। जजमेंट एंड द रीजनिंग इन द चाइल्ड इन्होंने 1924 में लिखी थी। द चाइल्ड कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्शन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड 1926 ईस्वी में लिखी थी। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में लिखी थी। द ओरिजिन इन इंटेलिजेंस इन द चाइल्ड 1937 में लिखी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय, तो इनके कुछ संप्रत्यय हैं उसको भी आप स्ट्रक्चर फॉर्म में बता सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अनुकूलन का, जिसके अंतर्गत हम आत्मसातीकरण और समायोजन पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा तुल्यीकरण, संरक्षण। देन उसके बाद इन्होंने बात की संज्ञानात्मक संरचना की, मानसिक क्रिया की, स्कीमा की, स्कीम्स की। उसके बाद अगर हम बात करें तो विकेंद्रीकरण की। ठीक है, और ये संप्रत्यय इनके हैं, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप बता सकते हैं। देन उसके बाद सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे अनुकूलन को। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जैसे अनुकूलन कहते हैं। इन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया को 2 उप प्रक्रियाएँ बताई हैं। सबसे पहले हमारा आता है आत्मसातीकरण, दूसरा हमारा आता है समायोजन। दोनों ही उप प्रक्रियाएँ बालक और वातावरण के बारे में सूचना प्रदान करती हैं। आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से समायोजन करने के लिए पूर्व में सीखी गई मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे यदि एक बालक किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है तो उसे आत्मसातीकरण कहा जाएगा। खाना वस्तु समझ प्रक्रिया के साथ आत्मसात करता है। कुछ स्थितियों में पूर्व मानसिक क्रियाओं से काम नहीं चलता तथा बालक योजना और व्यवहार परिवर्तन कर नए वातावरण में अनुकूलित हो जाता है। इसे हम समायोजन कहते हैं।
जैसे यदि कोई बालक कुत्ते को पहचानता है, बिल्ली को नहीं पहचानता, तो मानसिक संपत्ति में परिवर्तन तथा अन्य विशेषताओं पर ध्यान देता है, तो इसे समायोजन कहा जाता है। अब तुल्यीकरण की बात करेंगे तो तुल्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण या समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। बालक के समक्ष कुछ समस्याओं के द्वारा संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे संतुलित करने के लिए या आत्मसात या समायोजन या दोनों ही प्रक्रियाओं को एक साथ प्रयोग करता है। संरक्षण की बात करेंगे तो यह महत्वपूर्ण संप्रत्यय है और संरक्षण का मतलब वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को अलग करने की क्षमता से होता है। संज्ञानात्मक संरचना की बात करें तो लिली लेविस और जो हमारा टैनर है, टैनर के अनुसार बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। मानसिक संक्रिया की बात करें तो पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि बालक अपनी समस्या पर चिंतन मानसिक संक्रिया द्वारा ही करता है। स्कीम्स की बात करें तो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिन्हें दोबारा दोहराया जा सकता है स्कीम्स कहलाती हैं। जैसे किसी बालक द्वारा उठने से स्कूल तक जाने तक कई प्रक्रियाओं को प्रतिदिन दोहराना, तो वो स्कीम्स हैं। हमारे स्कीमा में कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं। अब स्कीमा क्या है, तो स्कीमा स्कीम्स से बिल्कुल अलग संप्रत्यय है। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक क्रिया से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो विकेंद्रीकरण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने समझने की क्षमता होती है। अब पियाजे की कुछ अवस्थाएं हैं, पियाजे द्वारा दी गई हैं। तो पियाजे की विकास की अवस्थाएं इंद्रियगामक, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक। इंद्रियगामक अवस्था की अगर हम बात करें तो इंद्रियगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। मानसिक विकास की अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित क्रियाओं के रूप में होती हैं। जैसे बालक को भूख लगती है तो वह उसे रोककर प्रकट करता है। भाषा का अभाव होता है। बालक अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव के माध्यम से जानता है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक उसकी आंखों के सामने रहेगी। जैसे खिलौना छिपाकर कहना कि चिड़िया ले गई है, तो वो इस बात को सत्य मान लेता है। और जैसे जैसे वो 2 वर्ष का होता है, खोज की प्रवृत्ति आती जाती है और रिफ्लेक्स जो एक्शंस हैं वो करता है। फिर अगर हम बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7 वर्ष तक, यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। बालक में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। विचारों को भी भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। बालक वातावरण की विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और भेद करना प्रारंभ कर देता है। संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे महिलाओं के समूह में अपनी माता को पहचानने लगता है। प्रारंभ में सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता है। जैसे कि वो अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए कहता है कि इससे सोने दो, शोर मत मचाओ, या फिर उसके चोट लग जाती है और किसी चीज़ को पीट देने पर, मेज को पीट देंगे अगर उसके चोट लग गई है तो वो मान लेगा। ठीक है। परिवार के बाहर के व्यक्तियों को अधिक महत्व देने लगता है और बालक के खेल सामाजिक हो जाते हैं। इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है। अगर हम बात करें मूर्त संक्रियात्मक की यानी 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे की, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। मूर्त वस्तुओं से संबंधित तार्किक क्रियाएं करता है। वस्तुओं का मापन, गिनना तथा तुलना करने का भाव विकसित होता है। 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं को प्राप्त कर लेता है। भौतिक वस्तुओं का संरक्षण, क्रमबद्धता, अंशपूर्ण प्रत्यय का उपयोग, वस्तुओं को भागों में बांटना, तार्किक चिंतन करने लगता है। बाह्य जगत को इसमें भी अधिक महत्व देगा। अमूर्त संक्रियात्मक की बात करेंगे तो 11 से 15 वर्ष तक है। संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था यह 11 से 15 वर्ष तक चलती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग अपने चिंतन में कर सकता है। बालक क्या करता है, बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, एक से अधिक संपत्ति को समझने लगता है, कार्यों में नैतिक ढंग से प्रस्तुत करने लगता है। अब जीन पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिक नियतार्थ क्या है? स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना था जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसके संज्ञान का उचित विकास होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञान संपन्नता विकसित होती है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार है। बालक की सक्रियता, आवश्यकता, प्रेरणा एवं अभिरुचि का विशेष रूप से ध्यान कर पाठ्यक्रम तैयार करने में सुविधा होती है। सिद्धांत के द्वारा किसी किशोर में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन के स्तर को बढ़ाना, बच्चे में जिज्ञासा जगाएं, मूर्त सामग्री प्रस्तुत करने पर शीघ्रता व दक्षता से सीखता है। फिर अगर हम बात करें तो प्रारंभिक विकास उचित प्रकार से किया जाना चाहिए, अन्यथा उसका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। गणित एवं विज्ञान में भौतिक पर्यावरण में सीखना पुस्तकों लोगों का दूरदर्शन से सीखने की तुलना में कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब हम जो मैथ्स है या फिर जो विज्ञान है वो प्रैक्टिकली वर्क द्वारा सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, ना कि पुस्तकों के द्वारा। तो ये वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया।
अगला हम क्वेश्चन देखें तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये 2016 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है और ये क्वेश्चन 20 और 21 में भी आया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन लगभग आया है 3-4 बार। तो इंटरनेट का प्रयोग, ईमेल, सामाजिक संचार माध्यम किशोरावस्था के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, विवेचना कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। इंटरनेट क्या है, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इंटरनेट ने मानव जीवन को तीव्र व सरल बना दिया है। यह ई कॉमर्स, ऑनलाइन मीटिंग, ईमेल, विचारों की शेयरिंग, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन अर्थात ऑनलाइन दूरस्थ अधिगम एवं शिक्षा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इंटरनेट का प्रयोग शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, मेडिकल आदि क्षेत्रों में हो रहा है। उसके बाद आप इंटरनेट की सेवाएं बताएंगे। ईमेल यानी ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का अर्थ है डाक, अर्थात डाक के इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड क्या है, उसको समझेंगे कि जिस प्रकार ईमेल सेवा की व्यक्ति अथवा समूह विशेष को संदेश भेजने को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, इसी प्रकार नेटवर्क समाचार सेवा प्रयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड का सदस्य बनाती है। और भी कई सेवाएं जैसे टेलनेट, इंटरनेट, रिले चैट, वेब चैट, फैक्स, टेलीफोन इत्यादि। इंटरनेट की सुविधाओं की बात करेंगे तो संदेश भेजना। इंटरनेट पर उपलब्ध संदेश सेवाओं की निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है व्यक्ति से व्यक्ति, यानी व्यक्ति से व्यक्ति सेवाओं से इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा आती है, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाओं में सबसे लोकप्रिय है। नेट पर यातायात का अधिकांश भाग ईमेल द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति से समूह की बात करें तो व्यक्ति से समूह सेवाओं में ऑनलाइन परिचर्चा सूची तथा यूजीनेट परिचर्चा फॉर्म आती हैं। संदेश सेवाओं के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण सेवा चैटिंग, जिसके द्वारा उसी समय किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेवाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। सूचना पूर्ति सेवाओं की बात करें तो इंटरनेट के दिनों दिन बढ़ने, विस्तार एवं प्रसिद्धि का श्रेय सूचना पूर्ति सेवाओं को ही जाना जाता है। पिछले कुछ ही वर्षों में इंटरनेट के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि का मुख्य कारण इंटरनेट से मिलने वाली आधिकारिक सूचना पूर्ति सेवाएं हैं, www, टेलनेट और FTP। ठीक है, ऐसे। उसके बाद ईमेल को एक्सप्लेन कर लेंगे। ईमेल क्या है? ईमेल इंटरनेट की एक सेवा है जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल को कंपोज करने, भेजने तथा रिसीव करने की यह सुविधा इंटरनेट की सुविधा सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रयोग की जाने वाली सेवा बन गई है। फिर क्या बात करें तो इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान मुख्य रूप से ईमेल सेवा ही माना जाता है। ईमेल के लाभ क्या हैं वो भी समझ लेते हैं। तो ईमेल ये टॉपिक से हटना नहीं है, बट आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते चलना है। ठीक है, ईमेल से निम्न लाभ होते हैं। अन्य सेवाओं से तुलना करने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि ईमेल अपने पारिवारिक अथवा व्यावसायिक संबंधियों को मैसेज भेजने का बहुत सस्ता माध्यम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डाक सेवा या दूर संचार सेवा के अनिश्चित समय में पहुंचने वाली सूचनाओं के प्रतिबंध को भी ईमेल द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इन संदेशों को पढ़ व सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक संचार के जो माध्यम है, समाज है तो संचार माध्यम है, संचार माध्यम है तो समाज है। विचारों का विनिमय और सूचनाओं का साझाकरण इस सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण देन है। सामाजिक जीवन के अच्छे बुरे कर्म के निर्वाह में संचार माध्यम की अनदेखी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संचार माध्यम के जिन चयनित आयामों जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी, टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया पर चर्चा की गई, वे प्रत्यक्ष रूप से समाज से जुड़े हैं। मीडिया एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के लिए समाज द्वारा संचालित है। अंग्रेजी में इसकी एक प्रभावी युक्ति है, अवेयरनेस इज़ द प्राइम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जागरूक होना लोकतंत्र का मूल्य है। इससे स्पष्ट है कि समाज को सतर्क और जागरूक करने का पूरा जिम्मा जनसंचार माध्यम का है। जनसंचार माध्यम की विभिन्न आयामों ने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है। यह भी कहा जा सकता है कि समाज से ही मीडिया प्रभावित हुई है। सामाजिक रूप से जुड़ने तथा जनसंचार करने का किशोर के जीवन पर विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। अब बात करें तो किशोरों के जीवन में मीडिया की भूमिका। सबसे पहले मीडिया की अगर हम बात करें तो प्रचार प्रसार माध्यमों को मीडिया कहा जाता है। संचार माध्यमों अथवा मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता की अनिवार्य शर्त है। यदि मीडिया स्वतंत्र है तो लोकतंत्र अवश्य ही सफल होगा। इसलिए विश्व के जिन देशों में लोकशाही है वहाँ के शासकों ने जब कभी भी मीडिया पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अंकुश लगाया या चेष्टा की तो उनका जबरदस्त विरोध हुआ। अवांछनीय प्रवृत्तियों पर निगरानी रखना और नौकरशाही पर लगाम रखना मीडिया की मूल पहचान है। यह समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार करता है, भ्रष्टाचारियों को सबके सामने लाता है तथा सत्ताधारियों के काले कारनामों का भांडाफोड़ करता है। पर्दे के पीछे छिपे कड़वे सच को उजागर कर समाज के पतन को गर्त में जाने से रोककर यह लोकतंत्र के सजग प्रहरी
होने का दायित्व निभाता है। आधुनिक जनतंत्र की कमजोरी का लाभ उठाने में मीडिया सदैव आगे रहता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों पर खबरों के अलावा ढेर सारे मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिसका संबंध समाज के आम लोगों से होता है। आज किशोर के लिए इंटरनेट, मोबाइल आदि का प्रयोग एक साधारण और आम बात बन चुकी है। विगत 5 वर्षों में किशोरों द्वारा फेसबुक और माई साइट्स जैसी जो ऐप हैं, सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। किशोर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा दिन में कई बार सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उनमें देखा जा सकता है। उन्हें उनके अपने सेलफोन हैं। अतः किशोरों के सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर इंटरनेट और सेलफोन का गहन प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से किशोरों पर पड़ता है। अब सकारात्मक प्रभाव क्या है? बहुत से सामाजिक क्रियाकलाप एवं आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिससे किशोर सोशल साइट्स के माध्यम से पूरा कर लेते हैं। साथ ही सोशल मीडिया उसे स्वयं को समझने, समुदाय तथा समाज को समझने तथा विश्व को समझने में भी सार्थक भूमिका निभाती है। संक्षेप में सोशल मीडिया के किशोरों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव निम्न हो सकते हैं। विचारों का व्यापक स्तर पर आदान प्रदान करना, दूर रहते हुए भी अपने परिवार एवं मित्रों के संपर्क में बने रहना, मित्र मंडली बनाना, सामुदायिक कार्यों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, राजनीतिक एवं लोकहित के कार्यों में भाग लेना, इंटरनेट का प्रयोग कर अधिगम अवसरों में वृद्धि करना। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। एडिक्शन सबसे पहली एडिंग है। एक स्टडी के अनुसार लगभग 50% किशोर सोशल नेटवर्किंग साइट की लत की चपेट में है। आलम यह है कि दिन का अधिकांश समय इन किशोरों का सोशल साइट्स पर ही गुजरता है। एंटी सोशल बिहेवियर की बात करें तो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल लोगों को एंटी सोशल भी बना सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से ज़िंदगी की तमाम महत्वपूर्ण पलों से ऐसे लोग जी चुराने लगते हैं। मोटापे की समस्या। हर दिन 7-8 घंटे तक सोशल नेटवर्किंग साइट पर यूज़ करने वालों में मोटापे से जुड़ी समस्या भी पैदा हो रही है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर एक्सरसाइज को कम वक्त दे पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। सोशल मीडिया का संयमित इस्तेमाल कई मायने में फ़ायदेमंद भी है। इससे स्वाभिमान से जुड़ी समस्याएं कम हो जाती हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आवश्यकता से अधिक हैं तो इसका व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। ऑनलाइन सताना। आजकल इस तरह की घटनाएं देखने तथा सुनने में मिल रही हैं कि किशोर साइबर दबंगई कर रहे हैं या ऑनलाइन दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे हताशा, चिंता, अकेलापन तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें तो बाल अपराध का अर्थ लिखिए, बाल अपराध के कारण और बाल अपराध को रोकने के उपायों की विवेचना कीजिए। बाल अपराध की भूमिका। ठीक है, तो अपराध चाहे किसी के भी द्वारा किया जाता हो, इसका प्रभाव समाज पर समान रूप से पड़ता है। अपराध पर हर युग में होते हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में इनका स्वरूप आधिकारिक, विषक्त और भयावह हो गया है। अपराधों की व्यापकता में विज्ञान की भी एक भूमिका है। बाल अपराध की बढ़ती घटनाएं बच्चों की मनोवृत्ति को नहीं समझने का परिणाम भी हो सकता है। वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों पर आधिकारिक नियंत्रण रखने की चेष्टा करते हैं, उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति घर कर जाती है। बच्चों को सुधारने के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मदद ली जानी चाहिए। अब उसके बाद बाल अपराध की बात करें तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में बाल अपराधी भी शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बाल अपराधों का बहुत अधिक महत्व है। बाल अपराध का संबंध बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों से होता है, जैसे सामाजिक, संवेगात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष। किसी भी पक्ष में समायोजन करने में यदि बालक असफल रहता है तो वह बालक बाल अपराधी बन जाता है। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाल अपराध का शाब्दिक अर्थ सामान्यतः रास्ते से भटक जाना या गिर पड़ना है। बाल अपराध की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कई सारी परिभाषाएं हैं। हिली कह रहे हैं कि वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, बाल अपराधी कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिरिल वर्ट की बात करें तो वह बालक वैधानिक रूप में उस समय अपराधी कहलाता है जब उसके समाज विरोधी कार्य इतने गंभीर हो जाते हैं कि सरकार उन पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करती है या कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव करती है। न्यूमेयर कह रहे हैं कि समाज विरोधी व्यवहार के कई प्रकार जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करें, बाल अपराधी कहलाता है। कोल कह रहे हैं कि बाल अपराधी वह है जिसमें मूल प्रवृत्तात्मक प्रेरक शक्तिशाली होते हैं और चेतना निर्मल होती है, उसका अहम तात्कालिक संतोष से शांत होता है, वह सामान्य व्यवहार के प्रतिमानों को स्वीकार नहीं करता। हेडफील्ड कह रहे हैं कि बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवस्था।
वैलेंटाइन कह रहे हैं कि मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। गुड कह रहे हैं कि कोई भी बालक जिसका सामान्य जो व्यवहार है वो सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, बाल अपराधी कहलाता है। अब बाल अपराध के कुछ कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से वह बन जाता है। वंशानुक्रम जो संबंधी कारण है, वातावरणीय कारण के शारीरिक संरचना और शरीर विज्ञान संबंधी कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। वातावरणीय संबंधी कारण में भी घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, समाज का वातावरण। वंशानुक्रम संबंधी वातावरण की सबसे पहले अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम संबंधी सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बाल अपराधों में वंशानुक्रम की भूमिका भी होती है। डेगडेल द्वारा किए गए ड्यूक परिवार का अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है और भी बहुत से अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला है कि अकेले वंशानुक्रम का बाल अपराध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। वंशानुक्रम को सहायक तत्व जबकि वातावरण की पूर्ण भागीदारी होती है। वातावरण संबंधी कारण की बात करें तो वंशानुक्रम और वातावरण के संदर्भ में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केवल वंशानुक्रम ही बालक के विकास के लिए उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, बालक वातावरण की भी भूमिका रहती है। घर का वातावरण, सर्वप्रथम बालक घर के वातावरण में पलता है, वहीं सब कुछ सीखता है और कई बार घर का वातावरण ठीक ना होने के कारण बालक गलत दिशा में मुड़ जाता है। जैसे माता पिता का बालकों पर नियंत्रण ना रखना, घरेलू लड़ाई झगड़े, परिवार में माता पिता के संबंध विच्छेद या एक की मृत्यु, पारिवारिक निर्धनता, बालकों की रुचियों की ओर ध्यान ना देना। स्कूल के वातावरण की बात करें तो घर के बाद बालक स्कूल के वातावरण में प्रवेश करता है। अध्यापकों तथा वहाँ का वातावरण उसे अनुकूलित करना होता है। यदि बालक का वातावरण ही दूषित होगा तो वह उसका समायोजन भी दूषित वातावरण में बाल अपराध को प्रोत्साहन देगा। पहला है व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कमी, अध्यापक का व्यवहार और शिक्षण विधियां, विद्यालय की स्थिति, परीक्षाएं, कठोर अनुशासन और अधिक गृह कार्य भी बाल अपराधी बनने पर बच्चे को मजबूर कर देता है। समाज का वातावरण और समाज की बाल अपराधी बनने में समाज का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। समुदाय का वातावरण घर और स्कूल के बाद सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल माता पिता अपने बच्चों के उत्तम विकास के लिए उत्तम समुदाय में मकान ढूंढते हैं। आज का सामाजिक वातावरण इतना दूषित हो चला है कि इससे बालक को बचाना मुश्किल है, फिर भी प्रयास किए जाते हैं बालक गलत दिशा में ना जाए। घर में माता पिता, विद्यालय में अध्यापक, परंतु समाज में ऐसा कोई नहीं होता जो बालक को उचित रूप से नियंत्रित कर सके। बालक के अपराधी बनने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शारीरिक संरचना और शारीरिक विज्ञान संबंधी कारण। प्रोफेसर उदय शंकर कहते हैं कि शारीरिक अवस्था अथवा कमजोरी बहुत छोटी या बड़ी, जैसे कद, शारीरिक अंगों में दोष आदि बच्चों में प्रायहीन भावनाओं को जन्म देता है। शारीरिक विकास में कमी और यौन ग्रंथियों के विकास के कारण बालक काम संबंधी अपराध करने के लिए विवश हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों की बात करें तो बाल अपराध में मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। इनमें बालकों की मंदता, ग्रंथियों का विकास, संवेगात्मक अस्थिरता, मानसिक रोग आदि शामिल हैं। कई बार उच्च बुद्धि वाले बालक भी बाल अपराधी बन जाते हैं। अब बाल अपराध की रोकथाम के उपायों की बात करें तो बाल अपराध की समस्या यदि उचित समय पर नियंत्रण नहीं की जाएगी तो यह समस्या गंभीर रूप धारण कर लेगी। रोकथाम के प्रयत्न की बात करें तो परिवार के वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए और स्कूल के वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए, समाज के वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए। सुधारात्मक प्रयत्न की बात करें तो मनोवैज्ञानिक विधियां हो सकती हैं, मानसिक चिकित्सा और मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। विशेष बालक न्यायालय में भी प्रयोग किया जा सकता है। सुधार विद्यालयों की व्यवस्था की जा सकती है। सबसे पहले बात करें तो रोकथाम के प्रयत्न में परिवार के वातावरण में सुधार। तो परिवार से बालक नैतिक तथा अनैतिक सभी कुछ सीखता है, अतः स्वस्थ परिवार यानी पारिवारिक वातावरण बाल विकास को निरुत्साहित करेगा। यानी परिवार का माहौल अच्छा होना चाहिए। परिवार की तरह यानी स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, परिवार की तरह ही स्कूल के वातावरण में भी उचित परिवर्तन करने के बाद बाल अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकता है। समाज के वातावरण में सुधार की बात करें तो बालक के विकास में सबसे अधिक योगदान समाज का होता है, अतः समाज में स्वस्थ फिल्में और स्वस्थ तथा शुद्ध राजनीतिक जीवन का प्रदर्शन बाल अपराधों को नियंत्रित कर सकता है। सुधारात्मक प्रयत्न की बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, बाल अपराधी हुए बालकों के साथ पूर्ण सहानुभूति व मधुर व्यवहार दिखाना जाना चाहिए। कई बार ऐसे बाल अपराधियों को उनके दूषित वातावरण से निकालकर नए वातावरण में रखे जाने पर, जैसे बाल सुधार गृह, तो वो ठीक हो जाते हैं। जैसे बाल सुधार गृहों में रखेंगे तो बच्चा ठीक हो जाता है।
मानसिक चिकित्सा की बात करें, इस विधि के द्वारा बालकों के मन के तनाव तथा द्वंद्व को अप्रत्यक्ष ढंगों से दूर किया जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, इस विधि से बालक अपराधियों के अचेतन मन का विश्लेषण किया जा सकता है, अनकॉन्शियस माइंड का। विशेष बाल जो न्यायालय है उनका, इस बाल अपराधियों को जेल न भेजकर सुधार गृहों में भेजने की व्यवस्था हो और वहाँ पर उन्हें सामाजिक रूप से लाभकारी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाए। सुधार विद्यालयों की व्यवस्था इस दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। इस प्रकार के स्कूलों में अपराधी बालकों की शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगभग वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे बीएड में, यानी आपको चॉइस में ये क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, ढंग बदल सकता है, लेकिन हाँ, आपको शॉर्ट और लॉन्ग में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखें तो विकास, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अवस्था से संबंधित विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। हम ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन देखिए पहला वाला जो बाल विकास था उसमें आधे क्वेश्चन में विकास और उसके सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी समझ लेते क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विकास सार्वभौमिक है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल शारीरिक वृद्धि या परिवर्तन नहीं है, बल्कि वृद्धि भी विकास का ही एक भाग होती है। विकास के अंतर्गत सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अतः क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला को विकास की संज्ञा दी गई है। विकास के प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषा विकास, सृजनात्मकता का विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, संवेगात्मकता का विकास। फिर अगर हम बात करें तो मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो मानव विकास एक प्रक्रिया है। जहाँ तक उसकी शारीरिक वृद्धि की बात है तो वह परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, परंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। विभिन्न आयु स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है। इस आयु स्तरों को ही मानव विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अवस्थाएं निम्न प्रकार की हैं, जैसे गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष तक, इसी में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को बांटा गया है। किशोरावस्था 12 से 18 तक, युवावस्था 18 से 40 तक, प्रौढ़ावस्था 40 से 65 तक, वृद्धावस्था 65 से प्लस। अब गर्भावस्था की बात करेंगे तो यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक 9 महीने या 280 दिन तक मानी जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो डिंब का निर्माण होता है। अंडाणु, अंडक और शुक्राणु यहाँ पे मिलते हैं। डिंब माता के गर्भ की दीवार से 10 दिन के पश्चात पोषण ग्रहण करता है। पिंडावस्था में बालक के सभी शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। तीव्र विकास बहुत तेज़ी से होता है इसमें। जिन अंगों का विकास पिंडावस्था में रह जाता है उनका निर्माण भ्रूणावस्था में होता है, क्योंकि इसमें अवस्थाएं भी होती हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं बालक बाहर के वातावरण को माता द्वारा महसूस करता है। देन उसके बाद शैशवावस्था आती है जो कि 0 से 2 वर्ष तक की है, या जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था के बालक को नवजात कहा जाता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र से होता है। फिर कह रहे हैं जबकि समय इसमें लड़कियों का भार लड़कों के भार की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि लड़कों की लंबाई अधिक होती है। शैशवावस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो तीव्र शारीरिक विकास होता है, तीव्र मानसिक विकास होता है, सीखने की तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, स्वाप्रेम की भावना होती है और काम प्रवृत्ति की भावना भी होती है। अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था की, ये 3 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह अवस्था जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। पूर्व जो बाल्यावस्था है वो 3 से 6 की होती है, खिलौना आयु कहा जाता है, जैसे इसमें बालक में सभी प्रकार के विकास तेजी से होते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, यह अवस्था स्कूल आयु कहलाती है। इसमें बालक औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करें तो शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, समूह की प्रवृत्ति, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होती है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। अब किशोरावस्था की बात करें, ठीक है, तो किशोरावस्था मानव विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की अवधि सामान्यतः 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। स्टैनले हॉल ने तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। एरिक एरिक्सन ने किशोरावस्था को पहचान का संकट कहा है, जिसमें किशोर और किशोरियों में कई नकारात्मक और सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। किशोरावस्था की हम विशेषताओं की बात करें तो प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को संधि काल की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में संवेगों में उथल पुथल तथा तनावों में
रहने के कारण इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक समस्या की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था में बालकों तथा बालिकाएं धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ने लगती हैं तथा किशोरावस्था की समाप्ति के बाद पूर्व परिपक्व व्यक्ति बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस अवस्था के बालक में वीर पूजा तथा नायक की भावना हो जाती है। वीर पूजा, हीरो वर्शिप, यानी किसी को देख लेना, सलमान खान है तो उनकी तरह बनने की ज़िद करना, या कोई टीचर है या कोई हीरो, कोई भी हो, मतलब उनकी तरह बनने की ज़िद करना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। युवावस्था की बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक युवाओं में परिपक्वता, आत्मविश्वास और मतलब निर्णय लेने की जो भावना है वो आ जाती है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है उसी में वह अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता है। इस अवधि में पारिवारिक समायोजन कठिन भी हो सकता है, मतलब किस तरीके से एडजस्टमेंट कर रहा होता है ना युवावस्था में शादी वगैरह को लेकर। अब युवावस्था की विशेषताओं की बात करें तो बाल्यकाल के बाद तथा किशोरावस्था से निकलने के बाद वह सजग हो जाता है तथा आगे जीवन की चिंता में लग जाता है। फिर अगर बात करें तो इस अवस्था में वह जीवन साथी ढूंढने के प्रयास करता है तथा स्थिर और किसी प्रकार से जीविकोपार्जन के मार्ग खोजता है। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 40 से 65 वर्ष की उम्र होती है। इस अवस्था में बालक माता पिता बनते हैं। व्यवहारिक समायोजन के लिए कई प्रकार के अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और अपने परिवार के पत्नी और बच्चों की उचित देखभाल की चिंता में व्यस्त रहते हैं। प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं की बात करेंगे तो इस अवस्था तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो चुका होता है। इस अवस्था तक बालक का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो चुका होता है। इस अवस्था में जिम्मेदारियों को समझना एवं निभाना आने लगता है। वृद्धावस्था की बात करेंगे तो 65+ माना गया है। ठीक है, भारत में तो मतलब और जगह अलग अलग माना जाता है, लेकिन भारत में ये जो वृद्धावस्था है उसकी जो अवस्था है वो 65+ है। मानव विकास की यह सबसे अंतिम अवस्था है। इस आयु को वृद्धता की पहचान का आधार माना जाता है। यह बहुत कुछ हद तक जीवन की गुणवत्ता व स्वास्थ्य की दशा पर निर्भर करता है। वैसे कई देशों में 65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति को वृद्ध कहा जाता है। अब वृद्धावस्था की जो विशेषताएं हैं, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक रोग, अकेलेपन की समस्या, आर्थिक असुरक्षा की स्थिति, उचित देखभाल की समस्या। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो ये भी देख लेते हैं। किशोरावस्था की विभिन्न चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। जो किशोर छात्रों को इन चुनौतियों का सामना करने में एक अध्यापक कैसे मदद कर सकता है, तो आइए देखते हैं। अब किशोरावस्था है तो किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आती है। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है तथा 18 वर्ष की आयु तक चलती है। स्टैनले हॉल ने लिखा हुआ है, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एंड स्ट्रीफ, यानी तनाव तूफान की अवस्था है। विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन आते हैं। उनकी वजह से किशोर का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। अतः इस अवस्था में किशोरों का सही से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता रहती है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। अब किशोरों की यानी किशोरावस्था की विभिन्न चुनौतियां कौन कौन सी हैं? आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्या, यानी ये तीनों ही बातें किशोरों को अधिक चिंतित रखती हैं। जहाँ कहीं भी हो सम्मान चाहते हैं, मॉनिटर, कैप्टन आदि बनना चाहते हैं, लोगों द्वारा सराहना चाहते हैं, परिवारजनों तथा मित्रों से स्नेह चाहते हैं। गरीबी के कारण असुरक्षा की भावना, परिणाम स्वरूप हीन भावना के शिकार उनके व्यक्तित्व को दोषपूर्ण बना देते हैं। स्वतंत्रता की समस्या होती है। इसमें वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं तथा भविष्य की कल्पनाओं को साकार करना चाहते हैं। किसी भी काम में सलाह नहीं चाहते और ना ही हस्तक्षेप चाहते हैं। माता पिता व अध्यापकों के मार्गदर्शन की तो आवश्यकता उन्हें पड़ेगी ही, वरन लक्ष्यों को पाने में उलझकर रह जाएंगे। अपने लक्ष्यों को दूसरों के सहयोग से ही प्राप्त करना उचित होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, सुख एवं आनंद की चाह होती है। यह सुखद अवस्था भी होती है। सिनेमा देखना, होटल जाना इत्यादि अच्छा लगता है। विपरीत सेक्स से दोस्ती करना, उन्हें सेक्स संबंधी जानकारी अच्छी लगती है, जिससे सेक्स संबंधी साहित्य, चलचित्र में नग्न चित्र देखना, दीवारों में बेअर्थ एवं अश्लील बातें लिखकर पूरी करते हैं। प्रेम पत्र लिखना, अश्लील बातों में उन्हें विशेष रुचि होती है। किशोरावस्था मतलब 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे। आत्मनिर्भर बनने की समस्या की बात करें तो इस अवस्था में बड़े होने का एहसास होता है। वे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। गांव में या निर्धन परिवार में किशोर अपने माता पिता का व्यवसाय अपनाना नहीं चाहते, जबकि शहरी किशोर अपने लक्ष्य को लेकर अधिक बेचैन रहते हैं। बिछड़ने का भय तथा स्नेह की लालसा, वे दूसरों से स्नेह लेना चाहते हैं और दूसरों को स्नेह देना चाहते हैं। समूह में स्थान बनाने से सुरक्षित वरन तिरस्कार मिलने पर दुखी रहते हैं। माता पिता से दूर
हो सकते हैं, लेकिन संगी साथियों से दूर नहीं रह सकते हैं। मतलब मित्रता उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माता पिता से। नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या रहती है। नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों का बंधन महसूस करता है। सबको संतुष्ट करने के प्रयास में स्वयं उलझ कर रह जाता है। माता पिता शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वे किशोरों को समझें। कल्पना की बहुलता होती है। दिवा स्वप्न बालक को प्रेरणा भी देते हैं। दिवा स्वप्न हानिकारक भी होता है, जिससे किशोर व्यवहारिक जीवन में असफल भी होते हैं। साहित्य रचना की ओर उनका मार्गीकरण किया जाए। वीर पूजा की भावना आती है। वीर पूजा की भावना विकसित हो जाती है। अपने आप को अपने आदर्श की तरह बनाना चाहते हैं। कॉलेज में किशोर या किशोरियों के आदर्श पुरुष कोई अध्यापक या अध्यापिका होती हैं। किशोर अपने आदर्श व्यक्ति का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विद्रोह की भावना, स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है जब वे माता पिता या अध्यापक के नियंत्रण को पसंद नहीं करता है। BN झा ने लिखा है कि किशोर में नवीन जीवन दर्शन में प्रादुर्भाव में उसमें आत्मसम्मान की प्रबल प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। विशेष रुचियों की बात करें तो आयु के साथ रुचियों में भी वृद्धि होती है। किशोर क्या करते हैं, किशोर व किशोरियों में कुछ समानता और कुछ असमानताएं रुचियों में होती हैं। लड़कों के खेल कूद व्यायाम इत्यादि में अधिक रुचि होती है और लड़कियां संगीत कला तथा अभिनय श्रृंगार में अधिक रुचि लेती हैं। अध्यापक की भूमिका की बात करें तो किशोरों का जोश खामोश अक्सर उद्दंडता में, अहंकार में और प्रचलनों को तोड़ने के रूप में उभरने लगता है। कभी तो वह विकृति अश्लील छेड़खानियों तक जा पहुंचती है। गुरुजनों का कर्तव्य है कि वह आयु के बालकों के लिए एक आंख प्यार की तो दूसरी सुधार की भी रखी जाए। प्यार की इसलिए कि उनके साथ आत्मीयता घनिष्ठता बनी रहे, परायेपन जैसे विरोधाभास उत्पन्न ना होने पाए, और सुधार की टेढ़ी आंख इसलिए कि उनके उभरते हुए दोष दुर्गुणों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यह कार्य उनकी कुशलता से होना चाहिए कि सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। किशोर समीक्षा सुनकर भड़कने ना लगे। बुद्धिमानी इसी में है कि बीच का रास्ता निकाला जाए और विरोध आक्रोश बढ़ाए बिना सुधार का उद्देश्य पूरा हो जाए। किशोरों के विकास पर विद्यालय व शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में यदि स्कूल का अनुशासन बहुत सख्त नहीं है और विद्यार्थियों को भावनाओं का आदर किया जाता है तो विद्यार्थी को पढ़ाई करने में आनंद आता है। शिक्षक उचित रूप से प्रशिक्षित है, हंसमुख एवं उत्साहित हो तो बच्चों में छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको जागृत कर सकते हैं। किशोर अपने बारे में सकारात्मक सोच बना सकते हैं। अप्रशिक्षित संख्या, अधिक कार्यभार, सशक्त पाठ्यक्रम तथा नियम बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विद्यालय जाने से कतराते हैं, पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है तथा अच्छे परिणाम नहीं ला पाते हैं। शैक्षणिक व सामाजिक कौशल देने की भूमिका के अतिरिक्त विद्यालय अभिभावकों तथा किशोरों के मध्य पीढ़ी अंतराल को कम करने का दायित्व भी निभा सकते हैं। अतः विद्यालय में समय समय पर अभिभावकों के विचारों को उनके बच्चों तक मित्रताबद्ध ढंग से पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। कहते हैं वस्तुतः उद्दंडता नेतागिरी की आकांक्षा से उभरती है और दूसरों के मुकाबले अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किशोर कुछ ना कुछ ऊट पटांग करते हैं। ऐसे किशोर के सामने उन महामानवों के चित्र विशेष रूप से रखने चाहिए जिन्होंने अपनी प्रतिभा को आदर्श स्थापित करने या लोक का उपयोगी महत्वपूर्ण काम में करने में लगाया है। वैसे तो किशोर बड़े ही उद्दंडनीय होते हैं, परंतु यदि उन्हें अध्यापक और अभिभावक रचनात्मक ढंग से सुधारें तो उनका सुधरना कठिन भी नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम बात करें तो समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय के विभिन्न कार्यों को समझिए। समुदाय जैसे कैसे शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन हो सकता है, चर्चा कीजिए। समुदाय के अर्थ की बात करें तो समुदाय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण है। समुदाय का अंग्रेजी पद कम्युनिटी है जो शब्दों के मेल से बना हुआ है, कॉम और म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, अर्थात इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ हुआ एक साथ मिलकर सेवा करना। अर्थात समुदाय से आशय व्यक्तियों का एक साथ मिलकर अपने अधिकारों का उपयोग करना। समुदाय का संबंध निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। समुदाय बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के होते हैं। समुदाय में सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है जिसके परिणाम स्वरूप वे आपस में बंधे रहते हैं। अब बात करें तो समुदाय की परिभाषाएं। मैकाइवर की बात करें, जब कभी किसी लघु या बृहत समुदाय समूह के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे एक दूसरे के लिए उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन काल की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हैं तो हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। बोगार्डस की बात करें तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में क्षेत्रों की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। कुक कहते हैं कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय संबंधों का एक निश्चित रूप अर्थात व्यक्ति, संस्कृति एवं भूमि का समन्वित रूप समुदाय कहलाता है।
डेविस कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित हो सकते हैं। समुदाय के शैक्षिक कार्यों की बात करें तो समुदाय क्योंकि घर की तुलना में एक सापेक्षिक इकाई है, अतः समुदाय के कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है औपचारिक शिक्षा के लिए प्रबंध करना। बालक की औपचारिक शिक्षा का प्रबंध करता है। घर की भांति यह एक सामाजिक इकाई है जिसका कर्तव्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक संस्थाएं खोलना, बालक के कौशलों, तथ्यों इत्यादि को आकार प्रदान करना। समुदाय का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, यह भी दूसरे समुदाय से खुद को बेहतर सिद्ध करना है। अगर मानसिक विकास में सहायता प्रदान करना, समुदाय व्यक्तियों के मानसिक और बौद्धिक विकास में भी सहायता प्रदान करते हैं। समुदाय के द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं जैसे कवि सम्मेलन, मुशायरा आदि। समुदाय विभिन्न संस्थाओं यथा पुस्तकालय इत्यादि का निर्माण करते हैं। समुदाय विशेष की सांस्कृतिक धरोहर को जो समुदाय विशेषता, संस्कृति और धरोहर को सहज कर रखने का प्रयास करता है। फिर अगर हम बात करें तो आता है शारीरिक विकास में सहायता प्रदान करना। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, जो कि अरस्तु द्वारा कहा गया है। फिर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सालयों, स्वच्छ जल, प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था करना भी समुदाय का ही काम है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, समुदाय के अपने कुछ सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। यही कारण है कि समुदाय के सदस्यों के रहन सहन, रीति रिवाजों का अनुकरण बालक करता है। बच्चे सदस्यों के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। बच्चों में असामाजिक और अनैतिक आदतों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो समुदाय द्वारा संस्थाओं के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें तो चारित्रिक व नैतिक विकास, सहयोग, प्रेम, ईमानदारी, सहानुभूति, नागरिकता के गुणों को विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास समुदाय के द्वारा होता है। समुदाय अनैतिक सांप्रदायिक भावनाओं से युक्त है तो बच्चों का चारित्रिक और नैतिक विकास अच्छा नहीं होगा। दोनों ही समुदाय के आधार माने जाते हैं। व्यावसायिक विकास करता है। वकालत, शिक्षण, कृषि आदि ऐसे व्यवसाय जिसमें समुदाय की छाप स्पष्ट होती है। समुदाय बच्चों को व्यावसायिक और जीविकोपार्जन की शिक्षा देने में सहायता प्रदान करता है तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आध्यात्मिक विकास, समुदाय बालक के आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य को पूरा करने के लिए धार्मिक अभिप्रेरणा सहायक होती है। वास्तव में अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सहनशील, निस्वार्थ, देशभक्त होगा। इसमें बंधुत्व की भावना विकसित होती है और अध्यात्म के माध्यम से ही वह प्रत्येक धर्म के माध्यम को स्वीकार कर पाने में सक्षम होगा। फिर अगर हम बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा का विकास, यानी समुदाय का कार्य होता है प्रौढ़ शिक्षा का विकास करना। प्रौढ़ शिक्षा से अभिप्राय है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन के जीवन की उत्तरदायित्वों के लिए शिक्षित करना, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, व्यवसाय आदि। समुदाय प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार से करता है ताकि उसे समाज शिक्षा का स्वरूप प्रदान किया जा सके। कार्यात्मक साक्षरता इस दिशा में एक अत्यंत सराहनीय कदम है। आत्म अभिव्यक्ति का विकास, समुदाय का कर्तव्य है कि विचारों के विकास के लिए बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करें जिससे वह विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन न खोएं और जो हमारा समय को ऐसे ही बर्बाद ना करें। समुदाय बच्चों के लिए ऐसी सामग्री का प्रबंध करे जिससे उसमें आत्म अभिव्यक्ति का विकास हो सके। उच्च आदर्शों की स्थापना, समुदाय का कार्य उच्च आदर्शों की स्थापना करना है। समुदाय अपनी भावी प्रगति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है तथा इन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर नियंत्रण भी रखता है। आज भी कई ऐसे संस्थान हैं जिन पर हमें गर्व महसूस होता है। संसाधनों की व्यवस्था की बात करें तो समुदाय स्वयं भी बालकों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलता है और अपना सहयोग प्रदान करता है, परंतु यदि संसाधनों की कमी निश्चित तौर पर किसी भी कार्य की सफलता पर गहरा प्रभाव डालती है। विलियम ए ईगर कहते हैं कि मनुष्य क्योंकि स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों के अनुभवों से यह सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही उत्तम रूप से किया जा सकता है। समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने में सुझाव, समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने में महत्वपूर्ण सुझाव हैं। सबसे पहले आता है कि सर्वप्रथम आवश्यक है कि समुदाय स्वयं संकीर्णताओं, विषमताओं और सांप्रदायिकताओं से मुक्त हो। समुदाय स्वयं के द्वारा बालकों के समक्ष आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। समुदाय शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ईमानदारी एवं निष्ठा से कार्य करे, साथ ही नवीन विद्यालयों को खोलने का भी प्रयास करें। समुदाय के द्वारा ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जो उपयोगी एवं लाभप्रद हो तथा समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो समुदाय के विद्यालयों के कार्यों में तथा विद्यालयों को समुदाय के कार्यों में भाग लेना चाहिए, जिससे कि दोनों में एकता स्थापित हो और विद्यालय सामुदायिक केंद्रों के रूप में विकसित हो सके।
समुदाय को बालकों में ऐसी आलोचनात्मक शक्तियों का विकास करना चाहिए जिससे वे अपनी संस्कृति का यथार्थ रूप से मूल्यांकन कर सकें तथा उनके दोषों का भी उन्मूलन कर सकें। विद्यालयों के संगठन तथा संचालन में समुदाय सक्रिय योगदान करे। उनकी क्रियाशीलता का निरीक्षण समुदाय द्वारा ही हो। समुदाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि विद्यालय के धन साधनों का दुरुपयोग ना होने पाए। सातवां है कि समुदाय के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों का प्रभाव मानव पर पड़ता है। इस दृष्टि से उन्हें आदर्श भूमिका निभानी चाहिए। प्रत्येक समुदाय की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए शिक्षा के विभिन्न अंगों में परिवर्तन एवं संशोधन होते रहते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि हाशिए पर स्थित बच्चे कौन हैं? आप ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या शैक्षिक प्रावधान करेंगे? ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 बार आया है। हाशिएकरण का अर्थ है, इसे पार्श्वीकरण भी कहा जाता है। सरल भाषा में पार्श्वीकरण का अर्थ होता है किसी को पार्श्व या एक तरफ कर देना, अर्थात किनारे कर देना या मुख्य धारा से विलग कर देना। अब बात करें तो कॉपी में बाएं कोने में 1 इंच की छोड़ी हुई जगह या स्थान हाशिया कहलाता है, जिसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, या यूँ कहें कि मात्र एक स्थान का प्रयोग प्रश्न संख्या डालने के लिए ही किया जाता है। उसका कोई अन्य उपयोग नहीं किया जाता। वह स्वयं में कोने में सिमटी हुई एक थोड़ी सी जगह है जो चुपचाप पड़ी रहती है। इस शब्द को ठीक से परिभाषित करें तो किसी को समूह या समान प्रभुत्वहीन या महत्वहीन स्थिति में रखना या डालना ही क्या कहलाता है? हाशियाकरण कहलाता है। इसमें शक्तिशाली समूह द्वारा किसी कमजोर समूह को वंचित अवस्था में रख दिया जाता है। यह एक तरह से अस्तित्ववादी विचारधारा है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। सामान्य समाज में पार्श्वीकरण को 2 रूपों में देखा गया है, एक तो व्यक्ति पार्श्वीकरण, एक तो समुदाय पार्श्वीकरण। गरीबी, कुपोषण जैसी अनेक समस्याओं के कारण बच्चे असुरक्षित, उपेक्षित समूह में आते हैं। वर्तमान में बच्चे बाल श्रम, यौन शोषण जैसी समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। व्यक्ति पार्श्वीकरण की बात करें तो इस प्रकार के पार्श्वीकरण में किसी व्यक्ति विशेष को हाशिए पर या अलग अलग रखने की बात कही जाती है, जैसे गरीबी, विकलांगता, विधवाएं इत्यादि। समूह की बात करें तो इस प्रकार के पार्श्वीकरण में किसी संपूर्ण समाज या समुदाय को ही हाशिए पर डाल दिया जाता है, अल्पसंख्यक समाज, स्त्रियां, अनुसूचित जातियां इत्यादि। पार्श्वीकरण के कारकों की बात करेंगे तो वर्ग विशेष के प्रति उपेक्षा का भाव रखना, लोगों में आपस में किन्हीं कारणों से भेदभाव का उत्पन्न हो जाना, लोगों में दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति आ जाती है, लोगों में आपस में अत्यधिक घृणा एवं जलन व द्वेष की भावना आ जाती है, समाज में व्याप्त रूढ़ियों का अस्तित्व हो जाता है, लिंग संवेदनशीलता का अभाव हो जाता है। पार्श्वीकरण के परिणाम की बात करें तो कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसकी विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से उसे वंचित रखा जाता है। उन्हें लोगों की घृणा, अपेक्षा, उपहास, भेदभाव आदि का शिकार होना पड़ता है। उन्हें मूलभूत सुविधाओं एवं अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उनकी प्रगति के अधिकांश रास्ते बंद हो जाते हैं। इस संदर्भ में बालकों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है और व्यक्तिगत तथा सामाजिक तौर पर हाशियाकरण का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, जो उसे जीवन भर कष्ट प्रदान करता है। बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों में अस्वस्थ हो जाता है। बालक में हीनता की भावना द्वारा हीन विचारों से ग्रस्त हो जाता है इत्यादि। पार्श्वीकरण की अगर हम बात करें तो पार्श्वीकरण के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं? माता पिता के स्नेह से वंचित, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, आर्थिक दृष्टि से वंचित और सामाजिक दृष्टि से वंचित। उसके बाद बात करें तो विकासशील बालकों के विकास, समायोजन और शिक्षा पर शहरी मलिन बस्तियों का प्रभाव। शहरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले बालकों को उन सभी विभिन्न प्रकार की कमियों, वंचनों तथा विपरीत हालातों का सामना करते हुए पाया जाता है, जो उनके समायोजन, शिक्षा तथा विकास के लिए पूरी तरह बाधक हैं। मलिन बस्तियों के दुष्प्रभाव की बात करें तो अपनी बस्ती से में पर्याप्त सफाई और स्वच्छता का अभाव तथा अस्वस्थकर रहन सहन की स्थितियों के कारण यहाँ के बालक अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। उन्हें परिवेश के वातावरण में ऐसा कुछ नहीं होता जो उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास से वृद्धि एवं विकास में सहायक हो। इन जगहों पर रहने के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा अलगाववाद, भेदभाव, पार्श्वीकरण तथा वंचन का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से मलिन बस्तियों में रहने वाले बालकों एक दूसरे से चौराहे पर खड़े हुए पाए जाते हैं, जहाँ से उन्हें अपने संतोषजनक विकास और प्रगति की ओर बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। इन्हें सुधारने के लिए कई उपाय हैं। मलिन बस्तियों
के स्तर में सुधार के उपाय। सबसे पहला है सर्वप्रथम तो मलिन बस्तियों में रहन सहन की दशाओं में सुधार लाना जरूरी है। इन बस्तियों को नियमित कराया जाना चाहिए। यहाँ पर जीवन की कुछ जरूरी सुविधाएं जैसे शौचालय का निर्माण, पीने का शुद्ध पानी, बिजली और रसोई गैस की उपलब्धता आदि व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को साक्षर बनाने में सहायता की जानी चाहिए तथा साथ ही उन्हें शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने में भी सहायता की जानी चाहिए। उन्हें अपने रहन सहन और व्यवहार में सुधार करने तथा तरक्की करने के बारे में जागरूक करने के लिए ठीक प्रकार से शिक्षित करना चाहिए। मलिन बस्तियों के बच्चों को समाज के बुरे तत्वों की संगति से बचाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। फिर भी यदि बच्चे गलत व्यक्तित्व की संगति में फंस जाते हैं तो उन्हें बाहर निकालने और अच्छा जीवन जीने का पथ प्रदर्शन भी करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों ने प्रकार समझे, तो प्रकारों के बारे में भी हम अच्छे से जान लेते हैं कि आर्थिक रूप से वंचित अगर हैं तो भारत में गरीबी अत्यधिक है। जनता का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे रहता है। गरीब व्यक्ति अपने लिए और अपने बच्चों के भरण पोषण में भी अपने को कभी कभी असमर्थ पाता है। भारत में बहुत से बालक ऐसे हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। वे बच्चों को घर पर काम लेते हैं। यदि बच्चे खेती पर ना जाएं यानी रोजगार में सहायता नहीं करें तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को 2 समय का भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। यदि वे बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहते हैं तो भी बच्चों की कॉपी और किताबों की व्यवस्था करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए गए हैं। गरीबी उन्मूलन के नारे के वैसाखी से स्वतंत्र भारत में कई सरकार सत्तारूढ़ हुई हैं, किंतु इस दिशा में प्रगति धीमी रही है। हमारे शिक्षा आयोगों ने इधर ध्यान दिया है और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। शिक्षा नीतियों में भी इस ओर ध्यान दिया गया है। भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। 10 वर्ष में इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। संविधान के लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से प्राथमिक स्तर तक सभी छात्रों को मुफ्त किताबें देने का निर्देश दिया, जिसे कुछ राज्यों ने पूर्णतः और कुछ ने आंशिकता लागू की। धन की समस्या ने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा में कठिनाइयाँ उत्पन्न की। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए हमने विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी सहायता प्रदान की। अब हम यह आशा करते हैं कि आगामी पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अनिवार्य और निःशुल्क देने में समर्थ हो सकेंगे। अब सामाजिक दृष्टि से जो वंचित वर्ग हैं उसको भी समझें। प्रकारों को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मैं इनको ऊपर ऐड करना भूल गई थी, तो आप इनको ऊपर ऐड कर सकते हैं जहाँ पे मैंने प्रकारों को बताया था। भारत में कालांतर में अनेक जातियाँ हो गई हैं। इन जातियों में शूद्रों को निम्न जाति का माना गया है और देश के कुछ भागों में तो उन्हें छूना भी मना है। अस्पष्टता भारत का एक सामाजिक कलंक है। ये जातियों सामाजिक दृष्टि से सुख सुविधाओं से वंचित कर दी गई हैं। इन्हें समाज में रहने, लोगों के साथ उठने बैठने तथा साथ भोजन करने, एक कुएं में पानी लेने को मना कर दिया गया। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग सामाजिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी निर्बल व वंचित हो गए हैं। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद देश के जो हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 में सरकार के इसी प्रकार के इरादे को दोहराया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना 1992 में भी देश के सभी 10 वर्ष तक के बच्चों को 21वीं सदी में आने से पूर्व शिक्षित किए जाने हेतु भरसक प्रयत्न किए गए की बात की गई। बाद में वर्ष 1993 के उन्नी कृष्णन केस में फिर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है और इसके लिए इसे मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सरकार को निर्देश भी जारी किए गए। इस संबंध में वर्ष 2002 में संविधान बिल भी राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार और उनके समुचित व्यवस्था करना सरकार का मौलिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। अब बात करें तो ढेबर समिति। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति व समस्याओं को जाना। UN ढेबर की अध्यक्षता में 1960-61 में ढेबर समिति का संगठन हुआ। आयोग ने अपने समस्यात्मक क्रियाकलापों का अध्ययन कर हर प्रकार के साधनों तथा देश की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अथक परिश्रम कर यह पता लगाया कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा में किन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ढेबर समिति ने भारत की राज्य तथा केंद्र सरकारों में आग्रह किया कि विशेष कार्यक्रम और निर्देशन में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों में परिवर्तन लाने के लिए उनमें प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाए। इसके अलावा समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए।
इनके क्षेत्र में विशेष विद्यालय स्थापित किए जाएं। इनमें ऐसे अध्यापक नियुक्त किए जाएं जिन्हें पिछड़ी जातियों के जीवन तथा उनकी संस्कृति का अच्छा ज्ञान हो। इन जातियों में निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, पुस्तकें, वस्त्र एवं लेखन सामग्री आदि निःशुल्क व्यवस्था के रूप में दी जाए। इन जातियों की शिक्षा व्यवस्था में हस्तलिपि का विशेष ध्यान दिया जाए। इन विद्यालयों में शिक्षकों को आवास आदि की विशेष सुविधा दी जाए। प्राथमिक शिक्षा में आदिम जातियों की शिक्षा में उनकी भाषाओं को भी विशेष का प्रयोग व विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी ही भाषाओं में पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए। इनकी भाषा और संस्कृति का पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। आयोग ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं के लिए आवासीय आश्रम स्कूल बनाने का प्रस्ताव दिया। आयोग ने इन स्कूलों को पूरे देश में लागू किए जाने का भी प्रस्ताव दिया है। संवैधानिक संरक्षण की बात करें तो संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देने और सामाजिक कमियों को दूर करने के लिए सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था की है। इसके लिए इन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। छुआछूत दूर करना और किसी भी रूप में इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 17 में कहा गया है। इनके शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से उनकी सुरक्षा करना अनुच्छेद 46 में कहा गया है। सार्वजनिक किस्म की सभी धार्मिक हिंदू संस्थाओं को कानूनी रूप में हिंदुओं के सभी वर्गों और श्रेणियों के लिए खोलना। 25 खा में लिखा हुआ है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश अथवा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित अथवा आम जनता के लिए कुओं, तालाबों, स्नानागार, सड़क, सार्वजनिक स्थलों के उपयोग के बारे में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध शर्त आयोग या उत्ताइतों को हटाना। 15(2) अनुसूचित जनजातियों के हितों की दृष्टि से सभी नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने, बसने और संपत्ति अर्जित करने के आम अधिकारों में कमी करने की कानूनी व्यवस्था करना। 19(5) में लिखा हुआ है, राज्य द्वारा चलाई जा रही राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश किसी भी तरह के प्रतिबंध का निषेध। 29(2) में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति में राज्य को आरक्षण का अधिकार देना तथा राज्य को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के मामलों को अनुसूचित करना। ठीक है। 25 जनवरी 1919 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 330, 332 और 334 में राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने, उनके हितों की रक्षा के लिए जनजातीय सलाहकार परिषदों और अलग विभागों की स्थापना तथा केंद्र में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति। ये जो है 164 और 338 तक 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं अनुसूचित और जनजातीय इलाकों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था करना। अनुच्छेद 224 और 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में इसको रखा गया है। मनुष्यों के व्यापार और जबरन मजदूरी पर रोक लगाना, यह अनुच्छेद 23 में कहा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया, उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। परिवार और परिवार के प्रमुख कार्यों की परिभाषा कीजिए। परिवार के शैक्षिक कार्यों की विस्तृत चर्चा कीजिए। परिवार का अर्थ क्या है? परिवार अंग्रेजी शब्द के फैमिली और रोमन शब्द के फैमुलस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नौकर। फैमिली एक सामाजिक समूह, सामाजिक संस्था तथा सामाजिक ढांचा है। परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसमें हमारी हम की भावना पाई जाती है और साथ साथ यह एक अनौपचारिक संस्था है जिसके स्वयं के नियम होते हैं। जैसे परिवार का एक उदाहरण है, अगर आपके परिवार में कोई बड़ा आता है तो उसके हमें क्या करने हैं, जो आपसे उम्र में बड़ा है तो आपको उसके पैर छूने होते हैं। परिवार के कुछ नियम हो जाते हैं जो कि ज़्यादातर भारत में पाए जाते हैं। परिवार को शिक्षा का पहला गुरु कहा जाता है क्योंकि वहीं से आपकी शिक्षा प्रारंभ होती है। बालक के विकास में कुटुंब के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि बालक के गुणों की नींव बचपन में ही पड़ जाती है और उस समय उसका संसार उसका कुटुंब ही होता है। परिवार के वातावरण के अनुसार उनके पारिवारिक गुणों का समावेश बालक में प्रारंभ हो जाता है। परिवार की परिभाषाओं को देख लीजिए तो मैकाइवर कहते हैं, घर एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री तथा पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित तथा वो बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। क्लियर की बात करें तो परिवार से हमारा तात्पर्य माता पिता और बच्चों के बीच विद्यमान संबंध की एक व्यवस्था से है। बिलार्ड कहते हैं, परिवार वह मूल सामाजिक संस्था है जिससे अन्य सभी संस्थान विकसित होते हैं। वास्तवतः यह सभी सामाजिक संगठनों का बुनियाद है। कॉमिनियस की बात करें तो विद्यालय माँ के चरणों होता है। पैथोलॉजी कहते हैं कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार की अगर हम प्रकारों की बात करें तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार क्या है? एकल परिवार वह परिवार होते हैं जिसमें पति पत्नी एवं उनकी संतानें एक घर में निवास करती हैं और जिसमें वह स्वयं के लिए एक रसोई में खाना बनाते हैं।
संयुक्त परिवार वह परिवार होते हैं जिसमें पूरा परिवार एक ही छत के नीचे निवास करता है। यहाँ पर पूरा परिवार से तात्पर्य पति पत्नी तथा उनके संतानों के साथ साथ पति के परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि उनके माता पिता और बहन भाई इत्यादि। संयुक्त परिवार में एक ही रसोई में खाना बनता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आता है सदस्यों का उत्तरदायित्व, सामाजिक ढांचों में केंद्रित हुआ जाता है। फिर उसके बाद आते हैं केंद्रित हुआ समाजीकरण और नियंत्रण और हम की भावना का विकास होना चाहिए। फिर पारस्परिक सामान्य विकास, सामाजिक नियम, सीमित आकार, सार्वभौमिकता, संवेगात्मक आधार, परिवार की विशेषता, बालकों का लालन पालन। देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो इसी में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर देखने के मिलेंगे। अगर आपका लक ख़राब हुआ तो भले नहीं आए, वरना इसमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए परिवार के कार्य क्या होते हैं, तो सामाजिक कार्य मानव व्यक्तित्व को समृद्ध तथा उसको गंभीर चिंतन वाला बनाता है। पहले परिवार में सामाजिक संबंध बनते हैं, उसके बाद ही अनुभवों को अनुकरण और संगठित किया जाता है। आर्थिक कार्य की बात करें तो परिवार बच्चों को व्यावसायिक और प्राविधिक कौशल देने का एक माध्यम है। लड़के पिता और लड़कियां माताओं से सीखती हैं। शिक्षित होने पर भी माताओं को परिवार से घर संभालने और बच्चे पालने के कार्य सीखने आवश्यक है। नागरिक कार्य की बात करें तो बच्चा परिवार में ही नागरिकता का पहला पाठ सीखता है। परिवार में ही हमारे विचारों की उत्पत्ति और विकास होता है। नैतिक कार्यों की बात करें तो नैतिकता घर में दोषपूर्ण अनुशासन और अच्छे नैतिक वातावरण की अनुपस्थिति समाज विरोधी अपराध और अभद्रता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य की बात करें उदारता, संभाव, दया, सहानुभूति, मानवता आदि अच्छे व्यवहार सीखते हैं। इस तरह संस्कृति और धर्म में निरंतरता को परिवार में बनाए रखा जाता है। परिवार के शैक्षिक कार्य की बात करें तो बालक में संपूर्णता का एहसास, घर ही संपूर्ण सामाजिक वातावरण है। यदि एक संतुलित व्यक्ति का विकास शिक्षा की अच्छी पद्धति का उद्देश्य है तो घर भी शिक्षा का सर्वाधिक प्रभावशाली अभिसरण है। बालक की शिक्षा परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता। समाज में परिवार से कुछ उत्तरदायित्वों को निभाने की उपेक्षा की जाती है। माता पिता अपनी संतानों का भली भांति पालन पोषण करेंगे और आगे चलकर समाज और राष्ट्र के कर्णधार बनेंगे। संवेगात्मकता की भावना का विकास। संवेगात्मक भावना के नष्ट होने पर परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। बालक की संवेगात्मक भावना घर से मिलती और स्कूल से नहीं मिलती हैं। व्यक्तित्व निर्माण की बात करें तो अपनी इच्छा के विरुद्ध बड़ों की इच्छा अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकता। इस परिस्थिति में बड़ों की बात माननी पड़ती है, संरक्षण को छोड़ने की शक्ति नहीं होती है। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। सामाजिक परंपराओं, त्योहारों आदि का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होता है। समाज के भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय वर्गों के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा परिवार से ही प्रारंभ से ही दी जाने लगती है। परिवार का महत्व जानना। सभी मनुष्य को अथवा पशु परिवार का महत्व होता है। मनुष्य के लिए परिवार का महत्व अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक होता है। आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास ऐसा गुण है जिसका आरंभ बचपन से ही होता है और यदि किसी प्रकार बचपन में बालक में यह गुण ना आ सके तो आगे बढ़कर भी कठिनाई होती है। व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा। वर्तमान समय में परिवार व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्य नहीं करता, क्योंकि अब व्यवसाय का चयन बालक पारंपरिक रूप से न करके रुचि की योग्यता के आधार पर करता है। कुसमायोजन के संपत्तियों का वर्णन कीजिए। बच्चों में कुसमायोजन के कारणों को विस्तृत कीजिए। ये बिल्कुल लास्ट है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये वाले क्वेश्चन मैं सच कह रही हूँ, अगर आप इनको प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो आपको दोनों लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाएंगे यहीं से, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी लंबी वीडियो बनाई है, बट आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपको कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये बनाई है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आप समायोजन को डिस्क्राइब करेंगे कि परिस्थितियों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने की योग्यता समायोजन कहलाती है। अब आप कहेंगे कि आप कुसमायोजन पूछा गया और आप समायोजन बता रही हैं, तो पहले समायोजन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम कुसमायोजन को डिस्क्राइब करेंगे। समायोजन की परिभाषा। तो गेट्स कहते हैं समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार परिवर्तन करता है। कुसमायोजन की बात करें तो समायोजन के विपरीत जब व्यक्ति या बालक विभिन्न परिस्थितियों में हार मान जाते हैं, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, जो एक प्रकार का मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है, वे चिंतन, तनाव और मानसिक द्वंद्व के शिकार हो जाते हैं। कुसमायोजन का संप्रत्यय की बात करें तो जब किसी व्यक्ति का व्यवहार न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं की प्रगति में भी बाधक हो तथा उसके परिणाम स्वरूप उसका न केवल विरोध किया जाए बल्कि घृणा भी की जाए तथा यह सब उस व्यक्ति के समक्ष अनेक प्रकार की
समायोजन संबंधी समस्याएं उपस्थित कर दे तो यह कुसमायोजन कहलाता है। कुसमायोजन के अर्थ की बात करें तो कुसमायोजन को अंग्रेजी में मल एडजस्टमेंट कहते हैं। मल एडजस्ट दो अलग अलग शब्द से निकलकर बना हुआ है, जहाँ मल का अर्थ होता है बुरा तथा एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन। अतः जब संतुलन की स्थिति में बाधा उत्पन्न होती है तथा मानसिक रूप से वातावरण में समायोजित नहीं हो पाते हैं तो उसे कुसमायोजन कहते हैं। कुसमायोजन की परिभाषाएं अलेक्जेंडर और स्वीट्स कहते हैं। कुसमायोजन से अभिप्राय कई प्रवृत्तियों से है, जैसे अतृप्ति, भग्नाशा तथा तनावात्मक स्थितियों से बचने की अक्षमता तथा लक्षणों का निर्माण। आइजेंक कहते हैं कि यह वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा दूसरे और वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्टि होती है। वातावरण के कारण फ्राइड ने बताए, अलेक्जेंडर ने और जुंग ने बताए हैं। तो फ्राइड कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार दो मूल सिद्धांतों से निर्देशित होता है, सुख की प्राप्ति और दुख का त्याग। इसके अंतर्गत देखिए कि कुछ वातावरणीय कारकों जैसे सामाजिक मानक मूल्य एवं धार्मिक मान्यताओं द्वारा रोक दिया जाता है। व्यक्ति में कुंठा जन्म ले लेती है। कुंठा उत्पन्न करने में सेक्स व क्रोध दो मूल प्रवृत्तियां काम करती हैं। समाज की दृष्टि से अहितकारी आवेगों को दबाकर इन मूल्य प्रथाओं तथा मान्यताओं को स्वेच्छा से अपना लेता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में जो संघर्ष उपजते हैं उनकी प्रकृति कामुक होती है या चिंता के साथ अहम का जन्म ले देती है। सेक्स संबंधी समस्याएं कुसमायोजन का मुख्य कारण होती हैं। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर के अनुसार सेक्स संबंधी आवेगों तथा इच्छाओं को भी कम किया जा सकता है यदि लक्ष्य निर्धारित हो। बालक संसार में असहाय पैदा होता है, इसलिए हीनता की भावना उत्पन्न होती है, तो उसकी कुंठा का प्रमुख कारण है। जैसे जैसे निर्बलता स्वायत्तता की ओर बढ़ता जाता है, हीनता की भावना कम होती जाती है, जिससे वह समायोजन कर पाता है। युंग के अनुसार दो प्रकार के व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जाति का संरक्षण और स्वयं संरक्षण। ये दो प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती हैं। समायोजन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत चलती है। युंग के अनुसार कुसमायोजन के कारण है व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण और स्कूल संबंधी कारण। सबसे पहले व्यक्तिगत कारण कौन कौन से हैं? शारीरिक संरचना, लगातार बीमार रहना, आर्थिक अभाव, टूटते बिखरते परिवार, दूषित पारिवारिक वातावरण, मानसिक असमर्थता, असंतोष, आत्मसंतोष की कमी, नकारात्मक दृष्टिकोण और माता पिता का दृष्टिकोण, भेदभाव, गोद लेना, भावात्मक आघात। सामाजिक कारण की बात करें तो सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक संस्थानों का अभाव, स्थानांतरण सेवाएं, शिक्षा के समान अवसर, नौकरी के समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, धार्मिक विश्वास। स्कूल संबंधी कारण की बात करें तो अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, मनोरंजनात्मक क्रियाओं का अभाव, अनुशासन की कमी, कक्षाओं का वातावरण, परीक्षा प्रणाली, संगी साथियों का व्यवहार, छात्र शिक्षण संबंध, स्कूल का वातावरण। कुसमायोजित बालकों की पहचान: शारीरिक लक्षण में हकलाना, सिर हिलाना, छाती पीटना, चेहरा नोचना, नाखून काटना, अशांत। व्यवहारिक लक्षण कौन कौन से हैं? क्रोध, झूठ, अतिक्रियाएं, मारपीट, सेक्स संबंधी समस्याएं आदि। भावात्मक लक्षण: अत्यधिक चिंता, भय, हीनता की भावना, घृणा, ईर्ष्या, तनाव लेना इत्यादि। विधियों की बात करें तो निरीक्षण, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, परिस्थिति। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें हेडिंग डाल के भी अपने पास से कुछ ऐड कर सकते हैं। मेडिकल परीक्षण, सामाजिक सहभागिता, अप्रत्यक्ष विधियों में परिवार, विद्यालय और पड़ोसी। उसके बाद बात करें तो कुसमायोजित बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था। कुसमायोजित सभी पक्षों को जैसे सांवेगिक, शारीरिक और मानसिक किसी न किसी रूप में प्रभावित करती ही रहती हैं। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह कुसमायोजित बालकों को पहचानने तथा उनमें अच्छी भावनाएं एवं नागरिक बनने की इच्छा उत्पन्न करें। जब अध्यापक समझ नहीं पाते कि वे किस प्रकार के कुसमायोजित बालकों की सहायता करें तो उसे परामर्श की सहायता लेनी चाहिए इत्यादि। ठीक, तो इतना इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। देखिए, अगर हमारा जो 20 तारीख को पेपर है एमजेपी आरयू से जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं थ्योरीज बता देती हूँ। एक वाइगोत्स्की की और जीन पियाजे की थ्योरी तो आपको पढ़ के ही जानी है क्योंकि वो आएगी ही आएगी। आपका लक ख़राब हो तो शायद ना आए, बट मैं लिटरली बोल रही हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाते हैं जो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं तो आपके शॉर्ट भी और आपके लॉन्ग भी, एक्स्ट्रा अगर आप कुछ चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आराम से आपके दोनों फंस जाएंगे क्योंकि चॉइस आती है तो उसमें से आप आराम से कर ले जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।